ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूं श्याम तिवारी और आप देख रहे हैं बैंकिंग जनरल अवेयरनेस। सो देखो, पिछली क्लास में हमने इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ा था और जाना था कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, आरबीआई कब बना, एसबीआई कैसे बना और बैंक नेशनलाइजेशन का सफ़र क्या रहा। लेकिन अब एक सवाल है, वो ये है कि आज भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। आरबीआई के तहत, आरबीआई के नीचे कौन कौन से बैंक्स आते हैं, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, आरआरबी में क्या फ़र्क है, और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले ये कॉन्सेप्ट्स आखिर है क्या। तो आज की इस क्लास में हम इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो बात करते हैं इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ओके देखो, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर एक नेटवर्क है जो पूरे देश में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये बात याद रखना। इसके दो ना मेजर पार्ट्स है जिसको इस चीज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। तो देखो, इसके दो मेजर पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, तो मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइज्ड के बारे में और अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई, कमर्शियल बैंक से मैं मतलब बता चुका हूँ आपको, और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है। और दूसरी तरफ ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में मनी लैंडर्स, निधीज एंड इंडिजिनस बैंकर्स आते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो आप एक बार में समझ गए होंगे, बट ये मनी लैंडर्स, निधीज, इंडिजिनस बैंकर्स ये क्या है, देखो उसके बारे में बताता हूँ। तो इंडिजिनस बैंकर्स को ना देसी बैंकर्स भी कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल या फिर पुराने ज़माने के बैंकर्स होते हैं, जो आरबीआई या मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के आने से पहले लोगों को लोन देते हैं और पैसा रखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि पुराने समय में सेठ, साहूकार और महाजन लोग जो होते थे वो पैसे उधार देते थे, और इन्हें ना इंडिजिनस बैंकर कहा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया, इंडिजिनस बैंकर बताया, ठीक है। अब मैं आपको मनी लेंडर के बारे में बताता हूँ, फिर निधि के बारे में बताता हूँ। तो मनी लेंडर्स क्या होते हैं, मनी लेंडर्स को साहूकार बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने खुद का पैसा लोगों को उधार देते हैं और बदले में ना ब्याज मीन्स इंटरेस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, गांव में कोई साहूकार किसान था जो 10,000 रुपये उधार देता है और बाद में ब्याज के साथ पैसा वापस लेता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं। लास्ट में निधि से आता है। निधि से एक मेंबर बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जहाँ मेंबर्स ही पैसे जमा करते हैं और मेंबर्स ही लोन देते हैं। सिंपल एग्जांपल में समझो, 100 लोग मिलकर एक निधि कंपनी बनाते हैं, सब पैसा जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वही मेंबर्स ना लोन लेते हैं, ठीक है। आई गॉट, आप ये सब समझ गए होंगे। तो एग्जाम पॉइंट याद रखना, निधीज एंड मनी लेंडर्स बिलोंग टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। आगे बात करते हैं, ओके। तो हम बात करेंगे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ओके। सो आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। इसको बैंकर ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। आरबीआई के मेजर फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई के मेजर फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मेजर फंक्शंस वो होते हैं करेंसी इशू करना और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना, गवर्नमेंट का बैंकर होना, ओके, और साथ में बैंक्स का बैंकर होना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे। और उसके बाद से मैं आपको अभी ये तो सब समझ गए हो कि सारे इजी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मैं आपको बता देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके थ्रू आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में पैसों की सप्लाई, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ओके। इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को कंटिन्यूसली बढ़ाना, यानी सेम चीज़ आज महंगी मिलती है, कल और ज़्यादा महंगी मिलेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी का ये नाम मेन चीज़ बता दी है। और साथ में अब यहाँ पर एक और चीज़ है जिसमें आपको दिख रहा है कि रिमेंबर आरबीआई इज इक्वल्स टू अपेक्स फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, देखो सिंपल लैंग्वेज बताऊँ, अपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, टॉप लेवल अथॉरिटी। अब फाइनेंशियल अथॉरिटी का यहाँ क्या मतलब होता है, पैसों और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी, ओके। जब भी हम कहते हैं आरबीआई इज द अपेक्स फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या है, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम के सबसे ऊपर
को कौन कंट्रोल है, आरबीआई के पास है। देश की पूरी बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई रेगुलेट करती है। सारे बैंक्स आरबीआई के रूल्स फॉलो करते हैं, इसलिए रिमेंबर पॉइंट में मैंने यहाँ लिख दिया था, आरबीआई इज इक्वल टू अपेक्स फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, स्लाइड 4 पे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम शेड्यूल्ड वर्सेस नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होते हैं। अब सेकंड शेड्यूल मैंने बोला है, सेकंड शेड्यूल क्या होता है, तो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1944 होता क्या है, देखो आरबीआई एक्ट 1934 एक लॉ है जिसमें बैंक्स को लिस्ट किया गया है। उस लॉ के अंदर एक स्पेशल लिस्ट होती है जिसको सेकंड शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। जब कोई बैंक इस लिस्ट में आ जाता है तो उसको शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। शेड्यूल्ड बैंक के क्या बेनिफिट्स होते हैं, आरबीआई से लोन ले सकता है, आरबीआई को सपोर्ट मिलती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी होती है, आरबीआई के रूल्स के, ये सब आरबीआई के रूल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और भी चीज़ बताता हूँ, लाइक इसके फीचर्स क्या हैं, शेड्यूल्ड बैंक के फीचर्स क्या हैं, शेड्यूल्ड बैंक के फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मिनिमम कैपिटल 5 लाख, आरबीआई से बोरोइंग कर सकते हैं, वीकली रिपोर्ट आरबीआई को भेजते हैं, ठीक है। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें मैंने सेकंड शेड्यूल एक्ट बता चुका हूँ मैं आपको, अगर समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को वापस पीछे करके देख सकते हो, और अगर तब भी समझ में नहीं आया तो उसका डिटेल वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता देना कि सेकंड शेड्यूल के बारे में और डिटेल में बताओ, तो एक नई वीडियो वापस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होता है, सेकंड शेड्यूल में नहीं होते, सेकंड शेड्यूल में नॉन शेड्यूल बैंक्स नहीं होते। और ओके, और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें, नॉर्मली आरबीआई से बोरोइंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था शेड्यूल वर्सेस नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में, ठीक है। लाइक मेंटेन सीआरआर विद देमसेल्फ कैन नॉट बोरो नॉर्मली फ्रॉम आरबीआई। ओके, अब बात करते हैं 5th स्लाइड की। ओके, देखो मैं एक चीज़ और बता दूं, मिड में ही बता देता हूँ, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, साथ में जितने भी अभी आने वाले चैप्टर्स आने वाले ना, देखो डिटेल में जाओगे तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा चीज़ डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे तो डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में अपन इस चीज़ को कवर कर देंगे, लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि हम बेसिक कवर करके चलते हैं। अगर अभी हम सिर्फ बेसिक कवर करके चल देंगे ना, तो उसके बाद जब हम करंट अफेयर्स वाली क्लासेस कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो डेली हम अपडेट्स लेंगे, जो भी पर्टिकुलर डेट होगी, जैसे 16 जून है तो 16 जून के बारे में पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पर मैं प्रॉपर जो करंट सिनेरियो चल रहा होगा वो भी पढ़ा दूंगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ कोटिंग सॉर्ट ऑफ कर लो इसकी बढ़िया से, उसके बाद हम इसको डिटेल में और लेके जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 5th स्लाइड में। 5th स्लाइड में आपको दिख रहा है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जहाँ गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होती है। शेयर होल्डिंग का मतलब होता है किसी कंपनी या बैंक में ओनरशिप का हिस्सा, लाइक पार्ट सॉर्ट ऑफ रहता है, ठीक है। आज भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। कितने भारत में कितने बैंक्स हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट बैंक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। याद रखना, ऑल पब्लिक बैंक्स आर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सारे पब्लिक बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक एक बार और बता देता हूँ, कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आम लोगों और बिजनेसेस को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए वो काम करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप क्या समझते हो, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, पब्लिक को लोन देते हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इंटरेस्ट एंड फीस के थ्रू ना ये क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। याद रखना, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने मार्क कर दिया है, ऑल पीएसबीज आर कमर्शियल बैंक्स, ओके। नेक्स्ट, ओके, अब हम बात करने वाले हैं स्लाइड नंबर 6, बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में। अब ये क्या है, तो देखो नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेना। अब यहाँ पर लिखा है 1969 में, देखो फर्स्ट नेशनलाइजेशन और सेकंड नेशनलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है कि 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंक्स ना नेशनलाइज किए थे। कितने, 14 बैंक नेशनलाइज किए थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय, इंदिरा गांधी थे। उसके बाद से 1980 में 15 अप्रैल, वो 19 जुलाई 1969, देखो डेट्स बहुत याद रखना, डेट्स याद नहीं भी रखो, बट मेरे हिसाब से अभी तुरंत तो याद नहीं हो सकती हैं, बट लिख के रख लेना, लाइक अल्टरनेट डेट्स में ही पढ़ोगे ना तो इम्पैक्ट रहेगा इस चीज़ का। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मोर बैंक नेशनलाइज किए। इसका रिजर्व क्राइटेरिया कितना रखा था, 200 करोड़ से ज़्यादा का रखा गया था, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, 1969 में कितने बैंक थे, 14 बैंक, 1980 1980 में 6 बैंक थे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं,
स्लाइड 7 पे देखते हैं, स्लाइड 7 पे हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दी है। स्लाइड 7 में मर्जर्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट मर्जर्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, देखो स्लाइड 7 सिर्फ देख के समझ जाओगे। 2017 SBI मर्जर 2017, देखो 5 एसोसिएट बैंक प्लस भारतीय महिला बैंक SBI में मर्ज हो गए थे, ठीक है। ये दोनों हैं जो SBI में मर्ज हो गए थे। मर्ज मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद से 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा मर्जर आया, जिसमें विजया बैंक और देना बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्ज करा। उसके बाद आता है मर्ज बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्ज किया। फिर मेगा मर्जर 2020 में देखने को मिला था, जिसमें इलाहाबाद बैंक इंडिया बैंक से, OBC प्लस यूनाइटेड बैंक, PNB, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक इज इक्वल्स टू यूनियन बैंक, इन सब में ये मर्ज हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर सब चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट बता दी है। यहाँ पर ये OBC का पूछना चाह रहे हो तो OBC का फुल फॉर्म होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, क्योंकि ये नाम कभी कभार सुनने को मिलते हैं। बाकी सारे बैंक तो देखो सुनने को मिलती हैं, तो आपको उसके बारे में अधिकतर पता होगा। नहीं पता होगा तो पूछ लेना यार, कमेंट सेक्शन में, वही बढ़िया तरीके से बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइड 8 की। देखो स्लाइड 7 जो होती है वो सिर्फ मर्जर्स के ऊपर थी, मर्जर्स पूरे बता दिए, याद रखना बढ़िया तरीके से। इसमें कोई डिटेल वाला पॉइंट था नहीं। मर्जर्स मतलब होता है कि जुड़ना, तो बैंक मर्ज होके बढ़िया तरीके से जुड़ गए थे, ठीक है। बात करते हैं 8 स्लाइड की। 8 स्लाइड में क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करते हैं पर ओके। तो प्राइवेट बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, प्राइवेट बैंक्स ना 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके ओल्ड प्राइवेट बैंक, एक होते हैं न्यू प्राइवेट बैंक, ठीक है। अब देखो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं जो 1969 नेशनलाइजेशन के टाइम पर नेशनलाइज नहीं किए। ये छोटे साइज के थे, रीजनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं, ओके। रीजनल लेवल पर ये बढ़िया तरीके से ऑपरेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, ओके। और उसके बाद से आपके लाइक न्यू प्राइवेट बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। न्यू प्राइवेट बैंक्स क्या होता है, जो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद बने। RBI ने लाइसेंस दिया न्यू एंट्री के लिए, मॉडर्न बैंकिंग और टेक्नोलॉजीज में यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना बढ़िया तरीके से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें क्या है, लाइक एक्सिस बैंक इज इक्वल टू फॉर्मली UTI बैंक। अब देखो एक्सिस बैंक का ना, मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। एक्सिस बैंक का पूरा नाम क्या था, UTI था। एक्सिस बैंक का पूरा नाम क्या था, UTI था। UTI का फर्म था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। UTI का सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। UTI एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन था, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट फंड्स मैनेज करता था, लोगों को पैसा कलेक्ट करके शेयर, बॉन्ड्स और मार्केट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता था, ठीक है। उसका नाम क्या था, इसका नाम क्या रख दिया गया था उसके बाद, एक्सिस बैंक इसका नाम रख दिया गया था, ओके। लाइक 1993 में जब बैंक स्टार्ट हुआ तो उसका नाम UTI बैंक था। फिर 2007 में इसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक कर दिया गया था, ठीक है। फिर HDFC के बारे में पढ़ रहे, HDFC ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को एक्वायर किया था। फिर कोटक महिंद्रा बैंक ने ING व्यवसाय बैंक को मर्ज किया था, ओके। तो ये था पूरा पॉइंट। अब स्लाइड 9 पे बात करते हैं। स्लाइड बात कर रहा है RRBs के। RRBs हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था, बट इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा डिटेल वो भी पढ़ लेते हैं। तो RRB का जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था। रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंचाना था। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स पे भी हम बात कर लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में, रिकमेंडेड बाय नरसिम्हा कमेटी। कमेटी के बारे में मैं आपको बता चुका था, बट एक बार और बता देता हूँ। कमेटी एक ग्रुप होता है जहाँ एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है, जिसे गवर्नमेंट या RBI किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बनाती है। और इस कमेटी का जो नाम ना आम तौर पर उसके चेयरमैन के नाम पर रखा जाता है। तो नरसिम्हा कमेटी उस समय चेयरमैन पर्सन रहे होंगे, तो नरसिम्हा कमेटी, रिकमेंडेड बाय नरसिम्हा कमेटी यहाँ पर लिखा दिया है। फिर फर्स्ट RRB कौन था अपना, प्रथम बैंक, मोराबाद UP में। इसकी ओनरशिप पार्टनर पैटर्न समझ लेते हैं अपन। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% था, स्टेट गवर्नमेंट का 15% था, और स्पॉन्सर बैंक 35% था। इजी ट्रिक आप समझ सकते हो कि 50/50/15/35, ओके। लास्ट में स्लाइड 10 देख लेते हैं। अब ये 1 पेज एग्जाम रिवीजन, आप इस चीज़ को समझ सकते हो पूरा। ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इसको पढ़ के पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके। सो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट है, प्लेन टेक्स्ट में पूरी चीज़ें बता दी। ऑर्गेनाइज बैंक के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ से अनऑर्गेनाइज सेक्टर बता, निधीज, मनी लेंडर्स, इंडिजिनस बैंकर्स को स्टार्टिंग में कवर कर दिया था, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये सारे आप बिल्कुल बना के रख सकते हो। RBI, सेंट्रल बैंक, PSB 12 होते हैं टोटल। 14 नेशनल बैंक्स कब होते हैं, 1969। 6 बैंक नेशनलाइज कब होते हैं, 1980 में। RRB 1975। ये पूरी चीज़ को ना अच्छी तरीके से ना पढ़ लेना, ठीक है। ये सब ऊपर पढ़ाया हुआ है, वही चीज़ है ये।
आगे बात करते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं उसको हम बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। देखो आंसर सबके वहीं लिखे हुए हैं, लेकिन समझाता हुआ चलूँगा मैं आपको। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया बैंकिंग सिस्टम के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी इंस्टीट्यूशन आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आंसर है निधीस। ओके, इसका भी एक्सप्लेन दे देता हूँ मैं आपको। लाइक निधीस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों से पैसा जमा करती है और मेंबर्स को लोन देते हैं। इनकी एक्टिविटीज RBI डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए निधीस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो RBI डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए अनऑर्गेनाइज पार्ट है। नाउ RBI इज नोन एज, RBI को किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब RBI को किस नाम से भी जाना जाता है, उसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेंट्रल बैंक। ओके, लाइक RBI भारत का सेंट्रल बैंक है। ये स्टार्टिंग में ऊपर ही सब पढ़ा चुका हूँ मैं ना, ऊपर जो टॉपिक पढ़ाया है उसी के पूरे दिया गया है उसमें आंसर्स। लाइक ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक, RBI इज नोन एज सेंट्रल बैंक। नाउ द थर्ड वन, शेड्यूल्ड बैंक्स आर इंक्लूडेड इन। ओके, तो लाइक ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेड्यूल्ड बैंक्स का नाम किस शेड्यूल में होता है। तो हमने पढ़ा था सेकंड शेड्यूल एक्ट, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाके देखना, वापस सेकंड शेड्यूल एक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी ये चीज़ हमने देखी थी। लाइक प्रेजेंट नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया, शायद ये नहीं था। ओके, ये नहीं था। तो प्रेजेंट नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया कितने बैंक्स हैं, टोटल 12। 12 यहाँ पर आंसर हो गया। अच्छा ये PSB है, तो देखो मेरे को याद था इसलिए ये रहा PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स टोटल कितने 12, वही आंसर आ गया। आगे बात करते हैं, ये भी अभी ऊपर पढ़ा था हमने, हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1969। तो इसका आंसर क्या है 14। ओके, लाइक 19 जुलाई, याद रखना 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, सॉरी, आगे बात करते हैं। उसके बाद 1969 में 14 था, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी पढ़ा था, 1969 में 14 था और 1980 में 6 बैंक्स थे। ठीक है, तो ये आ भी गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज इन 1980, तो इसका आंसर हो गया 6। ओके, नाउ सेवेंथ वन, RRB वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो उसका आंसर क्या है, नरसिम्हम कमेटी। तो RRB को नरसिम्हम कमेटी के द्वारा था, नरसिम्हम कमेटी समय के चेयरमैन थे। ठीक है, तो उन्हीं ने एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बात करते हैं, विच वॉज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक। तो अभी बात भी करी थी, यूपी में था, तो प्रथम बैंक। ओके ओके, एक बार मैं कंफर्म और करके बता देता हूँ, रूरल बैंक का ये जो ऊपर पढ़ा था लास्ट में ही था ये। हाँ, ये देखो प्रथम बैंक मुरादाबाद यूपी। ठीक है, ये देखो ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नाइन्थ वन, एक्सिस बैंक वॉज फॉर्मली नोन एज। UTI बैंक के बारे में पता था, UTI बैंक का फुल फॉर्म क्या था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ द लास्ट वन। ओके, नाउ विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज विद, किससे मर्ज हुए थे, ये बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्ज हुए थे। ठीक है, लाइक 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया था। इस मर्जर के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक हिस्सा बन गया था। ओके, तो ये था पूरा हमारा इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चंस भी कंप्लीट करे थे। अब देखो आज हमने पूरा इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर का कंप्लीट ओवरव्यू समझा है। अब आपको RBI, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, RRB, बैंक नेशनलाइजेशन का क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ से देखने को मिलता है कि जिस RBI के नीचे पूरे बैंकिंग सिस्टम काम करता है, आखिर RBI कैसे बना, RBI के पावर्स क्या हैं, गवर्नर का रोल क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चलती है, और RBI एग्ज़ाम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का नाम होने वाला है आपका, चैप्टर 3 का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम ये चीज़ जानेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। मैं हूँ श्याम तिवारी और कंप्लीट करेंगे पूरी इस चैप्टर्स को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।